हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। आज के इस वीडियो में हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमने जीपैट एंड नाइपेट 2025 के लिए अपने चैनल पे एक फ्री क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था। उस क्रैश कोर्स में हमने काफ़ी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं और आप धीरे धीरे टाइम के साथ कंप्लीट सिलेबस आपका कवर करा दिया जाएगा। बट उस सीरीज़ में कमेंट्स में और साथ में फिर हम जो हम वीडियो के टाइम पे चैट बॉक्स में और मेरे पे जो पर्सनल भी मैसेजेस आते थे कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कुछ करा दीजिए, सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कुछ करा दीजिए। तो हमने क्या किया, हमने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमने ये एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसको हम बोल रहे हैं क्या, जीपैट 20 और नाइपर 2025 के लिए क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज है। ठीक है, अब मैंने इसको कॉमन नाम दिया है जीपैट एंड नाइपर 2025, जिसमें हम क्या करेंगे, जीपैट के लिए तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट फार्मा आपको कराएंगे इस सीरीज के अंदर में। कंप्लीट फार्मा का क्वेश्चंस आपको कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। साथ में नाइपर के लिए हम नॉन फार्मा के भी क्वेश्चंस कराएंगे, थोड़े टाइम बाद हम उसको भी स्टार्ट कर देंगे। तो जीपैट एंड नाइपर दोनों के लिए क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके हम 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कुछ जो थोड़े से छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनके हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मतलब हर टॉपिक के मिनिमम 50 क्वेश्चंस तो आपके लिए होने ही वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, आज इस सीरीज का वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, जैसा मैंने पोल डाला था तो आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने कहा था कि टाइमिंग इसकी 10 बजे की रखते हैं रात में। ठीक है, तो मैंने उस टाइम पे इस वीडियो को शेड्यूल किया है। ये एक पहला वीडियो है, इसको आप देखो। इसमें जो भी चीज़ें आप फीडबैक दो, जो चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ और चीज़ें जो हम इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, तो जब आप कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स में, या आप पर्सनल मेरे को व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके जब आप सारे फीडबैक्स दे दोगे चीज़ों को, तो उस सब को इम्प्लीमेंट करके हम विद इन 2 to 3 डेज एक कंप्लीट शेड्यूल आपके को हम रिलीज कर देंगे कि किस क्वेश्चन प्रैक्टिस के इस सेशन में हम किस दिन कौन से क्वेश्चन के टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक कंप्लीट शेड्यूल के साथ आपके पास चीज़ें आ जाएंगी, आप उसको रिवाइज करो, आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। समझ गए बात को? तो इस तरीके से हम चीज़ें करने वाले हैं, तो आप अपना सपोर्ट बनाओ, क्योंकि आप लोग के लिए चीज़ें बहुत सारी हो लेके आ रहे हैं हम। क्रैश कोर्स भी चल रहा है, ये भी चल रही है, साथ में मैं अपनी स्टडी भी मैनेज कर रहा हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट उसके लिए भी मैं वो कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के जब मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि सर बहुत हेल्प हो रही है, तो उससे मेरे को चीज़ें, जो इतना एफर्ट मैं दे रहा हूँ, वो सारी चीज़ें सही हो जाती है। ठीक है, अब अभी भी टाइमिंग कितने, शायद एक एक के आसपास हो रहा है, बट वीडियो रिकॉर्ड करना है तो हम कर रहे हैं। ठीक है, बट उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बस मुझे सपोर्ट करना है। क्या करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को, में एक अच्छा सा कमेंट करो, और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और साथ में व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे को पर्सनली वहाँ से डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। हम आज 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट आपको एंड तक देखना है, आप सारी चीज़ें कर लेंगे। ठीक है, आज हम जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो फटाफट से। अब करना क्या है आपको, देखो, सबसे पहले सारे क्वेश्चन को आपको केयरफुली पढ़ना है। हर क्वेश्चन पे 4 ऑप्शन है, उसके बाद आपको सबसे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, उसके बाद फिर आपको आंसर देना है। ठीक है, आंसर कहाँ देना है आपको, आंसर आपको देना है चैट बॉक्स में। जैसे जैसे क्वेश्चन चलता जाएगा, चैट बॉक्स में आपको आंसर देते जाना है। ठीक है, और बाकी आप अपने आंसर्स को मेरे आंसर्स के थ्रू टैली करते जाना और क्वेश्चन नोट करते जाना, क्वेश्चन की कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। हर सही क्वेश्चन के लिए आपको +4 मार्क्स देने हैं, और हर गलत क्वेश्चन के लिए आपको -1 मार्क्स कट करने हैं। तो 50 क्वेश्चन के हिसाब से टोटल ये हमारा 200 मार्क्स का आज का डिस्कशन होने वाला है। जब वीडियो एंड हो जाए तो कमेंट बॉक्स में आप अपने मार्क्स जरूर लिखिएगा कि आपने 200 में से कितने मार्क्स अचीव किए। ठीक है, अब ऐसे कई सारे उसमें मैं बोलता हूँ, बट लोग लिखते नहीं है, तो चले जाते। देखो उसमें क्या है, जब तुम लिखोगे, थोड़ा सा पब्लिकली शो करोगे, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और चीज़ें आप फर्दर इंप्रूव भी करोगे चीज़ों को। ठीक है, समझ गए बात को? तो आ जाओ यार, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इसेंशियल ड्रग्स। अब देखो, मैंने कितनी बार, जब मैंने लेक्चर ले रहा था तो मैंने कितनी बार बताया था कि इसेंशियल ड्रग, ऑर्फन ड्रग्स, ये सारी चीज़ों से क्वेश्चन आता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, क्या इसेंशियल ड्रग। इसेंशियल ड्रग के बारे में हमने क्या पढ़ा था, क्या ऑप्शन है, लाइफ सेविंग ड्रग्स है, ड्रग्स दैट द मीट द प्रायोरिटी हेल्थ नीड्स, ड्रग फॉर इमरजेंसी यूज, एंड ड्रग लिस्टेड इन फार्माकोपी। क्या ऑप्शन है इसमें? देखो, लाइफ सेविंग ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्फन या रेयर डिसीज, उसमें होता है ड्रग्स दैट मीट द प्रायोरिटी हेल्थ नीड। यहाँ पे प्रायोरिटी हेल्थ नीड्स है, और इसकी जगह एक और वर्ड मैंने बताया था, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। तो अगर ऐसी जगह जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के लिए उसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इसेंशियल ड्रग बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विल बी द करेक्ट, ड्रग दैट मीट द प्रायोरिटी हेल्थ नीड। इसेंशियल के लिए हमने एक ट्रिक भी देखी थी, ई फॉर इफेक्टिव एंड इकोनॉमिक होनी चाहिए, एस से वो सेफ होनी चाहिए, एस से सिंगल ड्रग फॉर्मुलेशन होनी चाहिए मोस्टली, ई से इन्वायरमेंटल फैक्टर वन ऑल्सो कंसिडर्ड इन मेकिंग द चॉइस, एन
फ्रीक्वेंसी नीडेड बाय द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। टी से होगा दे मस्ट बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स। आई से होगा इम्प्रॉपर डोजेस फॉर्म। ए से होगा एम इज टू ऑप्टिकली यूज द लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स, मतलब इतना कम हो जाए, कम फाइनेंशियल रिसोर्सेज में अवेलेबल हो जाए। एल से होता है लिस्ट ऑफ इसेंशियल ड्रग लिस्ट इज मेड लोकली विद द हेल्प ऑफ WHO मॉडर्न लिस्ट। ठीक है, अब अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये क्वेश्चन आपने कहाँ से प्रिपेयर किया, तो देखो यार इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए मैंने स्टैंडर्ड बुक का ही यूज़ किया, क्योंकि जिससे क्वेश्चन आपके जीपैट एंड नाइपर में आता है। मैंने इस क्वेश्चन इसके लिए प्रिपेयर किया, मैंने KDT का KMC की बुक्स का यूज़ किया मैंने। उसके बाद मैंने इसमें यूज़ किया है स्पर्श गुप्ता की जो बुक आती है फार्माकोलॉजी के लिए, जो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है, मैंने उसका यूज़ किया। तो ऐसे ही स्टैंडर्ड बुक्स का मैंने यूज़ करके ये सारे क्वेश्चंस बनाए हैं। बट आप उसमें देखने जाओगे तो आपको क्वेश्चन लाइन बाय लाइन नहीं मिलने वाले हैं। क्यों नहीं मिलने वाले? क्योंकि मैंने उसमें से डायरेक्ट लाइन बाय लाइन कॉपी नहीं किया है, क्योंकि मैंने चीज़ों को मॉडिफाई करके, क्योंकि देखो आपको कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलता, आपको हमेशा घूम के क्वेश्चन आ जाता है। आप क्या करते हो, आप क्वेश्चन लगा के तो चले जाते हो, बट कभी कभी क्या करता है कि वो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देता है। जब वो थोड़ा सा घूमा तो आप पूरे से घूम जाते हो। तो हमें नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें पूरा नहीं घूमना है। तो उसके लिए हम ये चीज़ें करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन ऑर्फन ड्रग। हमने एसेंशियल ड्रग की बात की, ऑर्फन ड्रग। ऑर्फन ड्रग की बात क्या होती है? ऑर्फन ड्रग के लिए मैंने सिंपल सा एक वर्ड बताया था कि जहां ऑर्फन आए, ऑर्फन मतलब रेयर, खत्म बात। अगर आप रेयर याद कर लेते हो तो आपका ऑर्फन काम हो जाता है। ड्रग दैट इज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द रेयर डिसीज। रेयर डिसीजेस के ट्रीटमेंट में लिए हम ऑर्फन ड्रग का यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या बताई थी? SRDDLJ का फैन है। क्या है? SRDDLG का फैन है। ठीक है, SRDDLG का क्या है? फैन है। ठीक है, ये ट्रिक थी इसकी। एस से क्या था? एस से हमारा सुमाट्रिप्टन था। आप ट्रिक फटाफट से आप चैट बॉक्स में लिखो ना। एस से क्या था? एस से सुमाट्रिप्टन था। आर से क्या था? आर से रिफाब्यूटिन था। डी से क्या था? डिजिबाइंड जो हमारी डिजॉक्सिन की एंटीबॉडी। एल से क्या था? एल से हमारा लिवोथायरोनिन था। ठीक है, T3 लिवोथायरोनिन था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एफ से क्या था? एफ का हमारे पास क्या था? एफ से हमारा क्या? फोमेपिजोल था। ए से क्या था? एम्फोटेरिसिन बी था। एन से क्या थे? नाइट्रेट्स थे। ठीक है, तो ये हमारे पास SRDDLG का फैन था। ये इसकी ट्रिक से आप याद कर सकते हो, किसको? ऑर्फन ड्रग्स को याद रख सकते हो। समझिए बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच रूट ऑफ द फॉलोइंग रूट मोस्ट लाइकली टू अंडरगो द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ऐसा कौन सा रूट है जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाने से सबसे ज़्यादा टेंडेंसी रखता है? तो उसके लिए जो सबसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाने के लिए जो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी रखता है वो कौन सा रूट है? वो हमें सबको पता है कि हमारा जो रूट है वो है ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। हाईएस्ट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हमें किस में देखने को मिलता है? ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलता है। आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, फटाफट चैट बॉक्स में आंसर लिखते जाओ और मुझे लास्ट में बताना जरूर कि आपने कितने मार्क्स गेन किए। ठीक है, ये हो गया ओरल एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट ड्रग टू फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म इन द लीवर, सबसे ज़्यादा वो करता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन के लिए भी आपको जाना है, मॉक क्वेश्चन और सबके लिए आप क्या करो, आप ग्रो फार्मा की वेबसाइट पे जाके विजिट करो। वहाँ पे ये सारे धीरे धीरे टॉपिक बाय टॉपिक ये क्वेश्चंस भी वहाँ पे अपडेट कराता रहूँगा मैं। तो आप वहाँ से ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक टेस्ट भी दे सकते हो बाद में अपने लिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली। समझिए बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक्सेप्ट। समझ गए बात को? एक्सेप्ट क्या एडवांटेज है उसके बारे में। ठीक है, समझिए बात को, क्या एडवांटेज है? एक्सेप्ट मतलब क्या पूछा है कि 3 इसमें एडवांटेज है, एक एडवांटेज नहीं है ट्रांसडर्मल का। देखो जहाँ पे अगर नॉट हो, एक्सेप्ट हो, उसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना, नहीं वो क्वेश्चन घुमा देता है आपको। ठीक है, क्या है? हाई पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन, स्मूथ प्लाज्मा कंसंट्रेशन, मिनिमाइज इंटर इंडिविजुअल वेरिएशंस और अवॉइड द हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसमें ट्रांसडर्मल से हमें क्या मिलता है कि हमें हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी देखने को मिलता है। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है? हमें इंटर इंडिविजुअल वेरिएशन को भी वो कम कर देता है। स्मूथ प्लाज्मा कंसंट्रेशन भी देखने को मिलता है, बट वहाँ पे वो हाई पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमें नहीं देता। हमें क्या देता है? कि स्टेडी ड्रग लेवल देता है। क्या देता है वो हमें? एक स्टेडी ड्रग लेवल्स मिलता है। इसमें कोई हाई पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन नहीं मिलता है। तो इसमें क्या मिलता है? स्टेडी लेवल्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इसके साथ आप जीत चुके हैं कितना? 7 करोड़ का। फटाफट से चैट बॉक्स में अपने 7 करोड़ में कितना टैक्स लगेगा लिख के बताओ। कहाँ पहुँच गया सर आप? ये चलो हम आएंगे 5वें क्वेश्चन पे। टैक्स कैलकुलेशन बाद में करना क्लास के बाद। विच रूट अलाउज फॉर द डोज एडजस्टमेंट विथ रिस्पॉन्स। ठीक है, डोज एडजस्टमेंट विथ रिस्पॉन्स। अब इसमें क्या चीज़ है? देखो क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे पता है कि लैंग्वेज थोड़ा सा आपको लग सकती है, बट मैंने जानबूझ के लैंग्वेज डाली है। क्यों डाली है जानबूझ के लैंग्वेज? क्योंकि जब बेसिक जो सिंपल वन लाइन लैंग्वेजेस वाले वैसे क्वेश्चन है वो आप हमेशा सॉल्व करते आ रहे हो। ठीक है, अब हम PYQ में भी करते आएंगे, वो सारी चीज़ें कर लोगे। थोड़ा सा मैं आपका दिमाग घुमाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग घुमाओ, थोड़ा सा पढ़ो चीज़ों को, क्वेश्चन समझो, दोबारा पढ़ो, समझो क्या है। विच रूट अलाउ द डोज एडजस्टमेंट विथ रिस्पॉन्स मतलब क्या? ऐसा कौन सा रूट है जिसमें हम रिस्पॉन्स आने के साथ साथ हम डोज का एडजस्टमेंट कर सकते हैं? मतलब अगर हमें रिस्पॉन्स आ रहा है, हमें कम चाहिए होगा, तो हम उसी डोज के साथ उसको बढ़ा सकते हैं, उसी के साथ उसको घटा सकते हैं। अब जैसे हमारे पास सबलिंगुअल है, हम सबलिंगुअल में क्या है? टैबलेट रख दिया,
अब उसके बाद हम उसको डोज एडजस्टमेंट नहीं उसमें नहीं कर सकते, वो टैबलेट खाएंगे। ट्रांसडर्मल हमने एक बार पैच लगा दिया तो उसमें यही होगा, नहीं चेंज कर सकते हम, ठीक है। नेसल इंसल्फेलेशन में भी नहीं होगा। इनहेलेशन रूट में क्या है कि अगर जैसे जो हमारा अस्थमा इनहेलर्स का जो लोग यूज़ करते हैं, अगर उनको जैसे ज़्यादा डोज चाहिए तो वो ज़्यादा डोज वो कर सकते हैं, अगर कम चाहिए तो कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनहेलेशनल रूट में हम क्या है रिस्पॉन्स के साथ डोज का एडजस्टमेंट कर सकते हैं, रैपिड डोज एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन देयर रिस्पॉन्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, डोज एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कौन से रूट में, हम रूट में इनहेलेशनल रूट में कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो आता है हमारा, विच ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इंट्रानेजली फॉर सिस्टमिक एक्शन, ठीक है। ऐसा कौन सा ड्रग है जिसको हम इंट्रानेजल रूट से देते हैं फॉर सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन के लिए। अब देखो इंट्रानेसल रूट की बात आई है तो इंट्रानेसल रूट में जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ से होता है, वो होता है नेसल कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है। अब देखो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हमारे पास इनहेलेशनल और इंट्रानेशनल में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज क्यों नहीं होना है, क्योंकि जो आपका इनहेलेशनल है उसमें आपका जो एब्जॉर्प्शन होता है, देखो मैं बता दूं थोड़ा सा इसको, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को ना। एक क्या होता है इनहेलेशनल, एक होता है इनहेलेशनल, दूसरा होता है इंट्रानेजल, ठीक है। इनहेलेशनल में क्या होता है, जो आपका एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है एल्वेलॉय के थ्रू, ठीक है, एल्वेलॉय के थ्रू। और जबकि इंट्रानेजल में जो होता है वो आपके जो एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ होता है, वो जो आपकी नोज में नेसल कैपिलरीज होती है उनके थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो उसको आप ध्यान में रख के चलेंगे तो आपके लिए चीज़ें बेनिफिशियल रहेंगी। समझ के बात को, चलो। तो हमारे पास ऐसी कौन सी ड्रग है जो हमारे पास इंट्रानेजल के रूप में हम दे सकते हैं। तो जब मैंने आपको वो किया था, जब मैंने आपको लेक्चर लिया था तो मैंने आपको 3 ड्रग का नाम बताया था। कौन कौन सी ड्रग थी वो, एक हमारी थी GnRH एगोनिस्ट, ठीक है। GnRH एगोनिस्ट जितनी होती हैं वो सारी हम दे सकते हैं, ठीक है। दूसरी एक ड्रग थी हमारे पास कौन सी, दूसरी एक ड्रग थी हमारे पास थी डेस्मोप्रेसिन, ठीक है। दूसरी एक ड्रग थी हमारे पास डेस्मोप्रेसिन। और जो हमारे पास थर्ड ड्रग थी वो कौन सी थी, थर्ड ड्रग थी हमारे पास कौन सी, थर्ड ड्रग थी हमारे पास कैल्सीटोनिन। ये 3 ऐसी मैंने ड्रग बताई थी जो कि आप इंट्रानेशनल रूट से दे सकते हैं। तो इसमें इन तीनों में से कौन सा ड्रग ऑप्शन है में है, हमारे पास डेस्मोप्रेसिन है, तो हम डेस्मोप्रेसिन दे सकते हैं। समझिए बात को। तो ये रही डेस्मोप्रेसिन, यहाँ पे हम दे सकते हैं GnRH एगोनिस्ट, कैल्सीटोनिन और डेस्मोप्रेसिन, ये हम किस पे इंट्रानेशनल रूट से दे सकते हैं, ठीक है। समझिए बात को। तो ये था हमारा इंटरनेशनल रूट के क्वेश्चन की बात थी, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारा इंट्रामस्कुलर मतलब सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है, वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के को कंपैरिजन करेंगे तो मतलब कंपेयर टू सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज, मतलब हमें इंट्रामस्कुलर की प्रॉपर्टी बतानी है इन कंपैरिजन टू सबक्यूटेनियस की। अगर सबक्यूटेनियस से कंपेयर करें तो इंट्रामस्कुलर क्या है, अच्छा है, बुरा है, क्या चीज़ है, ज़्यादा पेनफुल होता है, फास्टर रिस्पॉन्स देता है, या अनसुटेबल फॉर डिपोर्ट प्रिपरेशन, या कैरी द ग्रेटर रिस्क ऑफ द एनाफाइलेक्सिस, इसमें से क्या चीज़ है। तो जो हमारे पास इंट्रामस्कुलर है अगर उसको हम सबक्यूटेनियस से कंपेयर करेंगे तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो फास्ट आता है एज कम्पेयर टू सबक्यूटेनियस। उसका क्या रिस्पॉन्स आता है, उसका रिस्पॉन्स जो आता है वो फास्ट आता है। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हैव फास्टर एब्जॉर्प्शन देन फास्टर एब्जॉर्प्शन एंड रिस्पॉन्स देन फास्टर एब्जॉर्प्शन होता है, उसी वजह से फास्टर रिस्पॉन्स होता है एज कम्पेयर टू द सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। समझ गए बात को। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि ऐसा कौन सा रूट है जो हमारे पास क्या होता है कि वाइट हाईएस्ट एडवर्स इफेक्ट शो कर सकता है, हाईएस्ट रिस्क होता है किस पे, वाइटल फंक्शंस पे। अब वाइटल फंक्शंस क्या होता है ये आप मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने ये बात बताई थी किसमें, लेक्चर के टाइम पे मैंने ये बातें आपसे डिस्कस कर रखी है। तो वाइटल फंक्शन को आप बताएंगे कि वाइटल फंक्शन क्या होता है इंट्रा, मतलब कौन सा ऐसा रूट है जो हाईएस्ट रिस्क होता है जिससे वाइटल फंक्शन पे एडवर्स इफेक्ट होने के लिए। इंट्रा आर्ट्रियल है, इंट्राथीकल है, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर है। फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ क्या होता है, कौन सा होता है, ABCD। जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन आपके लिए 25 लाख का क्वेश्चन है। जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन आपको GPAT नाइपर में क्या दिला सकता है, रैंक दिला सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे आएगा, इंट्रा आर्ट जितने लोगों का ए ऑप्शन जा रहा है सबको रैंक मिलने वाली है GPAT नाइपर में फटाफट से। और जो BCD में जा रहे हो भाई, BCD में नहीं जाना है, चेक करो फटाफट से, A ग्रेड लाना है सबको ना। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके चलो, इंट्रा आर्टियल इंजेक्शन कैन डायरेक्टली अफेक्ट द वाइटल फंक्शंस, इसीलिए हम इंट्रा आर्टियल इंजेक्शन को थोड़ा सा ध्यान से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो वाइटल फंक्शन को हमारा डायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं। और चैट बॉक्स में आंसर नहीं दिख रहा मुझे, वाइटल फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, जल्दी बताओ फटाफट से। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है एल्कालाइजेशन ऑफ यूरिन हैशेंस एक्सक्रीशन ऑफ। हैशेंस क्या मतलब क्या होता है, हैशेंस का मतलब होता है इंक्रीज करना। तो अगर हम यूरिन का एल्कलाइजेशन करेंगे तो वो किसका एक्सक्रीशन को बढ़ाएंगे, ठीक है, कैसे बढ़ाएंगे। अब इसके पीछे एक मैकेनिज्म होता है, इसमें जो मैकेनिज्म होता है वो हमें ये पता होना चाहिए। जब आप इस क्वेश्चन को कब सॉल्व कर पाओगे, जब आपको ये पता होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन
किस कंडीशन में होता है और एक्सक्रीशन किस कंडीशन में होता है। तो हमेशा ये कंडीशन होती है कि अगर जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है किसी भी ड्रग का, वो किस स्टेट में होता है, वो होता है अनआयनाइज्ड स्टेट। अगर वो ड्रग अनआयनाइज्ड है तब तो उसका एब्जॉर्प्शन होगा, और अगर वो ड्रग आयनाइज्ड है तब उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अब हमारे एक्सक्रीशन में मैंने एक फिनोमेना बताया था किसका, रीएब्जॉर्प्शन का। तो रीएब्जॉर्प्शन किसका होता है, अनआयनाइज्ड का। और जब हम पढ़ रहे थे एब्जॉर्प्शन, तो हमने देखा था कि जो एसिडिक ड्रग है वो एसिडिक मीडियम में अनआयनाइज्ड रहती है, इसीलिए उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है स्टमक से। तो सेम कंडीशन में हमने क्या कर दिया, और जो वो है बेसिक ड्रग है वो एसिडिक मीडियम में आयनाइज्ड रहती है, इसीलिए उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो हमने क्या कर दिया, एल्कलाइनेशन कर दिया, मतलब हमने क्या कर दिया, बेसिक मीडियम बना दिया। अब बेसिक ड्रग मीडियम में जो हमारी बेसिक ड्रग है वो तो अनआयनाइज्ड रहेगी, वो क्या करेगी, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। जब बल्कि जो हमारी जो एसिडिक ड्रग रहेगी वो क्या करेगी, वो आयनाइज्ड कंडीशन में रहेगी और वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, उसका एक्सक्रीशन हो जाएगा। इसीलिए हम वीकली एसिडिक ड्रग यहाँ पे करेक्ट आंसर लगाएंगे। ठीक है, आपको रीजन पता होना चाहिए, क्वेश्चन रटना नहीं है, आपको रीजन समझना है, रीजन कैसे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एल्काइनेशन इंक्रीज द आयनाइजेशन ऑफ द वीक एसिड। इसीलिए हम जब एसिडिक ड्रग की पॉइजनिंग होती है, जैसे सैलिसिलेट्स, बारबिचुरेट्स, क्लोरप्रोपामाइड, मेथोट्रेक्सेट एटसेट्रा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यूरिन को एल्केनाइज कर देते हैं, किससे, सोडियम बाइकार्बोनेट से। क्यों, क्योंकि जब हम एल्केनाइज कर देंगे तो जो एसिडिक ड्रग है वो आयनाइज फॉर्म में रहेगी और एब्जॉर्प्शन उसका नहीं होगा और वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। सेम कंडीशन में जब बेसिक ड्रग की पॉइजनिंग होती है तो हम यूरिन को एसिडिफाइड कर देते हैं, किसकी मदद से, अमोनियम क्लोराइड की मदद से। समझ गए बात को, और उसका एक्सक्रीशन फास्ट हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाउ डू मोस्ट ड्रग क्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। अब देखो यार, ये क्वेश्चन अगर आप ना कर पाओ, ठीक है, तो डिग्री छोड़ दो भाई, घर वालों से कहो पैसा बर्बाद हो रहा है, डिग्री छोड़ दो। सबसे सिंपल क्वेश्चन अभी तक, कैसे मोस्ट ऑफ द ड्रग, मतलब मोस्ट, जो एब्जॉर्प्शन का सबसे, मतलब मोस्ट प्रोमिनेंट है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड कौन सा है, जल्दी बताओ। ए बी सी डी, बी सी डी में नहीं जाना है, ए ग्रेड में रहना है, पैसिव डिफ्यूजन विल बी द राइट आंसर। सबसे ज़्यादा जो होता है पैसिव पैसिव डिफ्यूजन होता है। अब पैसिव डिफ्यूजन किस पे बेस्ड होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे बेस्ड होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कि नहीं रिक्वायर्ड होती। फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दो, सारे के सारे सारे ऐसे भर दो, चैट बॉक्स पूरा पूरा सा भर दो फटाफट से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको 10 क्वेश्चन हो गए हमारे, हमें 50 तक जाना है। थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे, नहीं तो आप लोग भाग जाओगे, थोड़ी देर बाद बोर होने लगता है ना लोगों को। सर 50 क्वेश्चन कराना है, 10 मिनट में करा दो। 50 क्वेश्चन के लिए आप 1 घंटा लोगे, 1 घंटा नहीं है हमारे पास, हमें जाके रील भी तो देखना है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, रील को थोड़ा सा पॉज दे दो, ठीक है, क्योंकि वो सारे मॉडल्स रहेंगे, नहीं पर में आओगे फिर भी देखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा सा पॉज दे दो और इधर फोकस करो, ठीक है। एंड तक रह के जाना है आपको, 50 क्वेश्चन करके जाना है। अगर 50 क्वेश्चन आप करके जाओगे, पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दूंगा, गारंटी है मेरी, ठीक है। तो करके जाओ, चलो। व्हाट अफेक्ट्स द डिफ्यूजन ऑफ ड्रग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब डिफ्यूजन की हमने बात करी थी, अगला क्वेश्चन आ गया कि जो डिफ्यूजन है उसको क्या अफेक्ट करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल, कम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ द रिलेटेड ड्रग, एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ द ड्रग, और सैचुरेशन काइनेटिक्स। अब डिफ्यूजन का मतलब क्या था, डिफ्यूजन का मतलब क्या था कि जो हमारा सेल था, मतलब वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एक साइड से दूसरे साइड मूव कर रहा है। अब एक साइड से दूसरे साइड कौन मूव करेगा, उसकी मूव करने में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका आएगा, परमिबिलिटी का। जितना ज़्यादा परमिबिलिटी रहेगी उतना ज़्यादा वो मूव कर सकता है, और परमिबिलिटी अभी मैंने बताया किस पे डिपेंड करती है, आयनाइजेशन पे। अगर आयनाइज्ड ड्रग होगी तो क्या होगा, वो परमीबल नहीं होगी, अनआयनाइज्ड ड्रग होगी तो वो परमीबल होगी। तो इससे हम क्या करेंगे, एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल्स। समझे, तो वो सारे कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करो, ऐसा दिमाग घूम जाना चाहिए जब सारा कोरिलेशन करो, तो समझ के बात को। जब ऐसा दिमाग घुमाओगे ना, तब चीज़ें आराम से काम कर पाओगे, समझे तुम। चलो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, अब ये क्वेश्चन तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, अगर ये क्वेश्चन नहीं कर पाए तो फिर क्या ही बोले। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा हुआ है, सिंपल सा, अगर आप कोई इन सारी ड्रग में पहचान लोगे तो काम कर ले जाओगे। इसमें क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज द मोस्ट लाइकली एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक। अब अभी मैंने स्टमक में बताया कि स्टमक में क्या होता है, एसिडिक मीडियम होता है। एसिडिक मीडियम होता है तो कौन सी ड्रग अनआयनाइज्ड रहेगी, एसिडिक ड्रग अनआयनाइज्ड रहेगी। अब एसिडिक ड्रग अनआयनाइज्ड रहेगी तो उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। अब इनमें से एसिडिक ड्रग कौन सी है, जल्दी बताओ, ए बी सी डी। यहाँ पे अगर जो ए ग्रेड के चक्कर में फंसा वो फेल हुआ, क्योंकि कभी कभी बी ग्रेड भी सही होता है ना। हमें नंबर लाना है, ऑप्शन ए बी सी डी कुछ भी हो। तो इसमें जो डिक्लोफेनेक सोडियम है ये आपकी एसिडिक ड्रग है, बाकी तीनों जो है वो बेसिक ड्रग है, ठीक। तो जो एसिडिक ड्रग है वो स्टमक से एब्जॉर्ब होगी। देखो यहाँ पे चीज़ें देखो, अगर हम इस वीकली एसिडिक ड्रग लेके आए, हम क्या देखते हैं, पीएच एसिडिक है कि नहीं। कहते हैं हाँ भाई पीएच एसिडिक है, पीएच एसिडिक है तो हम क्या करेंगे, वो अनआयनाइज्ड स्टेट में आ जाएगी, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। कहेंगे नहीं पीएच एसिडिक नहीं है, वो क्या आएगी, अनआयनाइज्ड स्टेट में आ जाएगी, लोअर एब्जॉर्प्शन आ जाएगा। सेम कंडीशन आएगी अगर हम यहाँ पे देखेंगे, क्या अगर वीकली बेसिक ड्रग आएगी तो यहाँ एसिडिक की जगह बेसिक हो जाएगा बस। अगर ये बेसिक है कि नहीं है तो अनआयनाइज्ड, नहीं है तो अनआयनाइज्ड, खत्म बात, सिंपल सी बात। एक और तरीका है इसको देखने का, ये देखो,
वेयर इज द ड्रग एब्जॉर्ब्स, स्टमक में क्या होता है, वीकली एसिडिक ड्रग एब्जॉर्ब ड्यू टू द एसिडिक इन्वायरमेंट, और इंटेस्टाइन में क्या होता है, वीकली बेसिक ड्रग एब्जॉर्ब ड्यू टू द न्यूट्रल इन्वायरमेंट। अब अगर आप ड्रग से ये नहीं पहचान पा रहे हो कि एसिडिक कौन सी है, बेसिक कौन सी है, फिर तो दिक्कत है भाई, फिर तो दिक्कत है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। चलो आ गया अगला क्वेश्चन, दिक्कत की बात हुई, अगला क्वेश्चन आ गया, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग। अगर अभी पिछला क्वेश्चन आपने ध्यान से देखा होगा तो कर ले जाओगे। एसिडिक ड्रग की बात हुई है ना यार, सिंपल सी बात है, हमने क्या बात की, सोडियम, सोडियम हमारी एसिडिक का बात, जो जिसके साथ सोडियम लगा हुआ है वो एसिडिक ड्रग ही है। बाकी हमारे सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, हाइड्रोक्लोराइड हो गया, देखो सिंपल सी बात है, सोडियम क्या होता है, Na+ होता है, सिंपल सा समझो ना यार, सोडियम Na+ होता है, क्लोराइड क्या होता है, Cl- होता है, फॉस्फेट क्या होता है, PO4- होता है, सल्फेट SO4- होता है, सबके साथ माइनस है, माइनस किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, माइनस जिस ट्रक के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है वो होता है बेसिक, और बाकी सोडियम पॉजिटिव जिस ट्रक के साथ बना रहा है वो होता है एसिडिक, बस खत्म बात खत्म। हमें ड्रग देखना ही नहीं है, ड्रग भूल जाओ, ड्रग अगर आपको याद है तो याद, नहीं याद है तो छोड़ दो, भूल जाओ। आप बस ये काउंटर आयन देखो ना, सल्फेट देखो, फॉस्फेट देखो, हाइड्रोक्लोराइड देखो, सोडियम देखो, सल्फेट फॉस्फेट हाइड्रोक्लोराइड क्या है, नेगेटिव है, सोडियम क्या है, पॉजिटिव है, खत्म बात। अभी हमने लास्ट उसमें क्या देखा था, ये देखो ना, सल्फेट था, हाइड्रोब्रोमाइड था, डाई हाइड्रोक्लोराइड था, सल्फेट निगेटिव, हाइड्रोब्रोमाइड निगेटिव, डाई हाइड्रोक्लोराइड निगेटिव, पॉजिटिव क्या मिल रहा था, सोडियम, सोडियम क्या है, पॉजिटिव है, मतलब क्या है, वो एसिडिक ड्रग का काउंटर आयन है, खत्म। दिमाग लगाओ ब्रो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, आराम से क्वेश्चन करके ले जाओ, डिफिनेट वन सोडियम आ गया क्वेश्चन, समझे। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मजे मजे में आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रेशर नहीं लेना है, समझ गया बात को। लेक्चर अभी तक कैसा लग रहा है, फटाफट से बताओ, एक लाइक तो कर दो यार, फटाफट से यार, बहुत मेहनत लग रही है यार तुम्हारे लिए, लाइक करो फटाफट से, चलो। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे, थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे हम चीज़ों को। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर गवर्निंग द ड्रग डिफ्यूजन अक्रॉस द कप में, सेम चीज़ अभी मैंने बताई, ड्रग डिफ्यूजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, ब्लड फ्लो। अब देखो एक चीज आ गई यहाँ पे, अक्रॉस द कैपिलरीज अदर देन दोज इन द ब्रेन। अब ड्रग डिफ्यूजन कैपिलरीज में पूछा, ब्रेन को छोड़ के, तो ड्रग डिफ्यूजन कैपिलरीज में क्या है, कैपिलरीज का मतलब सिंपल सी बात है कि जितना कैपिलरीज में जितना ज्यादा ब्लड जाएगा उतना ज्यादा वहां पे वो होगी, उतना ज्यादा हमारे पास क्या हो जाएगा, उनका डिफ्यूजन होगा, सिंपल सी बात है। तो ब्लड फ्लो टू द कैपिलरी, अगर कैपिलरी में जितना ज्यादा ब्लड फ्लो होगा उतना ज्यादा उनका डिफ्यूजन होगा, समझ की बात को। चलो एक एक्सप्लेनेशन जो सिंगल लाइन से आप इसको पढ़ते रहना, जहाँ जो कुछ कॉन्सेप्ट एकदम समझाने वाले आएगी वो मैं तुम्हें समझा दूंगा। What is the characteristic of the active ट्रांसपोर्ट एक्सेप्ट, इस एक्सेप्ट भाई साहब को ध्यान रखना, नॉट को ध्यान रखना, यही ऐसे हैं जो तुम्हें फ्री के नंबर कटवाएंगे तुम्हारे, तुम्हें लगेगा भाई मैं तो करके आया था, बाद में पता चला कि इस भाई साहब को जो ध्यान ही नहीं दिया, ये भाई साहब इसीलिए आते हैं कि हम नंबर कटवा देंगे तुम्हारे। लेकिन अगर तुम इन भाई साहब को और इनको देख लिए तो कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन के नंबर बचा ले जाओगे, तो इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या क्वेश्चन पूछा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, एक को छोड़ के, स्पेसिफिक होता है भाई साहब, पीएच डिपेंडेंट नहीं पता, छोड़ देते, थोड़ा सा देखेंगे। सेचुरेबल होता है, क्यों सेचुरेबल होता है, क्योंकि हमारे पास ये हमारा एनर्जी और उस पर डिपेंड करता है, तो इसी एनर्जी और कैरियर्स पे डिपेंड करता है, रिक्वायर द मेटाबॉलिक एनर्जी करता है, पीएच डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक। तो हमारा एक्सेप्ट किया, खत्म बात, ये हो गया हमारे पास, नॉट अ पीएच डिपेंडेंट बट रिक्वायर्स द एनर्जी एंड इट इज सेचुरेबल, ठीक है। तो इसी तरह से हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, काफी अच्छा काम कर रहे हैं हम। हाउ टू ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट अल्टर द ओरल एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। अब देखो ये चीजें आप ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में भी पढ़ सकते थे, बट यहाँ भी मैं बता दूं आपको कि जो हमारे टीसीए होते हैं, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा है तो बाकी क्वेश्चन के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जनरल फार्माकोलॉजी इतनी अच्छी पढ़ाई है ना, आप पढ़ के देखो, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, एक बार जाके देख लेना। नहीं देखा अभी तक कोई बात नहीं, इस लेक्चर के बाद एक बार जाके देख लेना, आपने पढ़ रखा है कोई बात नहीं, आप 2x स्पीड पे, आपने जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ रखी कोई बात नहीं, आप 2x स्पीड पे एक बार रिवाइज कर लो, आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस, ठीक है। एक बार कर लेना, मेरे कहने पे एक बार चेकआउट कर लेना, और फिर आके कमेंट कर देना कि सर मुझे नहीं समझ में आया, जनरल फार्माकोलॉजी का लेक्चर आपने बेकार बनाया था, ठीक। अगर नहीं समझ में आया जेन्युइन कमेंट कर देना ऐसे आके, ठीक है। चलो, हाउ टू ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट अल्टर द ओरल एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स, कैसे अल्टर करता है, कॉम्प्लेक्सिंग विथ अदर ड्रग्स, अल्टरिंग द गट मोटेलिटी और अल्टरिंग द गट फ्लोरा और डैमेजिंग द गट म्यूकोसा। तो यहाँ पे जो हमारा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारी जो गट की मोटेलिटी होती है इसको अल्टर करते हैं, ये अल्टर करते हैं गट की मोटेलिटी को, गट की मोटेलिटी को अल्टर करके ये हमारा एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, वाटरिंग द ड्रग एब्जॉर्प्शन, ठीक है। चलो ये आप जब टीसीए पढ़ोगे तो वहाँ भी इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे, तो इसीलिए आप इसको अभी स्किप करना चाहो कर दो, अगर आप पढ़ चुके हो तो आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, व्हाट डज द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग रिफर टू। देखो बायो अवेलेबिलिटी के लिए मैंने सिंपल सा एक बताया था कि रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को हम बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं, और ये सिंपल सा बात है कि द फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग दैट रीचेस इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज फॉर्म, ठीक है। मतलब डोज का जो फ्रैक्शन है जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है अनचेंज फॉर्म में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। तो परसेंट ऑफ द डोज रीचिंग द सर्कुलेशन, जो एक मिनट वेट, हमने कहा चला ये रहा,
ठीक है, परसेंट ऑफ द डोज रीचिंग दो सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो पहुंच रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायो अवेलेबिलिटी। अब ये देखो यहाँ पे हमने बात की बायो अवेलेबिलिटी को क्या बोलते हैं, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग फ्रॉम डोजेस फॉर्म एज डिटरमाइंड बाय द, किससे हम डिटरमाइन करते हैं, कंसंट्रेशन टाइम कर्व इन द ब्लड से हम डिटरमाइन करते हैं, या यूरिन। अब देखो बायो अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अंडर कर्व अपॉन ऑफ ओरल अपॉन एरिया अंडर कर्व ऑफ आईवी इनटू 100, ठीक है, ये चीज हुई एयूसी, ड्रग गिवन आईवी अपॉन ड्रग गिवन ओरली। तो ये एयूसी आईवी का कर्व हो गया और एयूसी ओरल का कर्व हो गया, यहाँ पे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, समझ के बात को, ये एक ग्राफ था, इससे हम बायो अवेलेबिलिटी निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, when are the bioavailability differences more likely among the oral formulation, मतलब क्या है कि बायो अवेलेबिलिटी डिफरेंस सबसे ज्यादा कब होगा, ठीक है, जब when are the bioavailability सबसे ज़्यादा कब देखने को मिलेगा, अगर फ्रीली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब, अब कंप्लीटली एब्जॉर्ब ड्रग है तो बायोअवेलेबिलिटी का डिफरेंस हमें क्यों देखने को मिलेगा, ड्रग विद द अगर वाटर सॉल्युबिलिटी भी अच्छी है फिर भी तब भी बायोअवेलेबिलिटी का डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि जब वाटर सॉल्युबिलिटी अच्छी है तो हमारा सॉल्युबल होंगे फिर एब्जॉर्प्शन भी बढ़िया हो जाएगा, और ड्रग विद लिटिल फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, लिटिल फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कोई इफेक्ट नहीं शो करता, जब हायर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म तब वो हमारा कंसर्न आता है, अगर हमारी ड्रग इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो रही है तब उनकी बायोअवेलेबिलिटी में क्या होगा, डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है, समझिए बात कुछ। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द ड्रग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटैक्ट स्किन, जब स्किन से अगर हम ड्रग को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होने वाला है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ड्रग, साइट ऑफ एप्लीकेशन, अब स्किन से एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो साइट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे होगा, लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, नेचर ऑफ द बेस यूज्ड, तो लिपिड सॉल्युबिलिटी मतलब जो लिपोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, हमारी जो ड्रग होनी चाहिए वो लिपोफिलिक नेचर की होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए लिपोफिलिक नेचर की होनी चाहिए हमारी जो ड्रग है एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है, तो ये लिपोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग उसमें एक मेजर रोल प्ले करता है, किसमें, हमारा स्किन से एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है, इफ अ ड्रग, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको पता है कहाँ से मिलेंगे, आपको ये क्वेश्चन बायोफार्म का है, जनरल फार्माकोलॉजी में न्यूमेरिकल नहीं आता, ये न्यूमेरिकल केस में आता है, बायोफार्मास्यूटिक्स में आता है, सारी चीजें कोरिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। इफ अ ड्रग हैज अ टोटल बॉडी अमाउंट ऑफ 2 ग्राम एंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ 25 माइक्रोग्राम पर एम, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब कुछ लोग बोलोगे कि सर इतना इतना हल्का क्वेश्चन बायोफॉर्म में नहीं आता है, मैं मानूंगा इतना हल्का क्वेश्चन बायोफॉर्म में नहीं आता है, बट जब से एनबीएमएस ने क्या किया, पेन पेपर का बंद किया सिस्टम, तो वो बड़ा न्यूमेरिकल आपको देंगे ही नहीं, आप ऐसे हवा में तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए उनको अगर न्यूमेरिकल देना होगा तो ऐसे ही बेसिक से न्यूमेरिकल देंगे, ठीक है। लास्ट ईयर भी एक न्यूमेरिकल आया था, एकदम बेसिक न्यूमेरिकल आया था, ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट ऑफ द ड्रग दे रखा है बॉडी में और साथ में प्लाज्मा कंसंट्रेशन दे रखा है। अब हमें वीडी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल अमाउंट, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल अमाउंट अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन, टोटल अमाउंट अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन होता है। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट क्या दे रखा है, टोटल अमाउंट हमारा दे रखा है 2 ग्राम और प्लाज्मा कंसंट्रेशन दे रखा है 25 माइक्रोग्राम, ठीक है। जब हम पर एम जब हम इसको ग्राम, इस माइक्रोग्राम को ग्राम में और एमएल को हम किस में करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो जो हमारे पास निकल के आएगी वैल्यू, वो हमारे पास क्या निकल के आएगी, वो हमारे पास ऊपर से निकल के आएगी, क्या, वो हमारे पास निकल के आएगी, ऊपर से हमारे पास निकल के आएगी 2000/25, ठीक है, तो 2000/25 जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80 लीटर आंसर, आप इसको कन्वर्ट करके देख लेना, यही आंसर आने वाला है, ठीक है। चलो तो ये था हमारा नेक्स्ट, ये आंसर, ये थे टोटल हमारे 20 क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21 पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछ रहा है, व्हाट रिड्यूसेस अ ड्रग्स वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस फैक्टर्स पे रिड्यूस होता है, हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी, लिपिड सॉल्युबिलिटी अगर उसकी ज्यादा होगी तो हमारे पास क्या होगा, हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्योंकि वो परमिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। लो आयनाइजेशन एट फिजियोलॉजिकल पीएच, सिंपल सी बात है, आयनाइजेशन कम होना ही चाहिए क्योंकि जब लो आयनाइजेशन मतलब अनआयनाइज्ड स्टेट ज्यादा रहेगी तो हमारा वो भी। हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड हो जाएगी तो ड्रग ट्रेवल कर ही नहीं पाएगी, तो ये नहीं होना चाहिए। हाई टिश्यू बाइंडिंग, टिश्यू बाइंडिंग हाई होती क्यों, क्योंकि टिश्यू बाइंड होने के लिए उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा ड्रग टिश्यू तक पहुंचेगी तभी तो टिश्यू बाइंडिंग शो करेगी, तो इसलिए हमारा टिश्यू बाइंडिंग भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब ये देखो यहाँ पे हमने इसका एक फ्लो चार्ट बना रखा है, क्या कि जो ड्रग बॉडी में होती है वो 3 फॉर्म में होती है, या तो वो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड होगी, या तो वो टिश्यू बाइंड होगी, या वो फ्री फॉर्म होगी। अगर वो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड है मतलब उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, लो हो गया। अगर वो टिश्यू बाइंड है मतलब उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई हो गया। और फ्री फॉर्म वाली जो ड्रग होती है उसी का मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन देखने को मिलता है। ये लास्ट ईयर 2024 का क्वेश्चन भी था, फार्माको काइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक इनर्ट होती है कौन सी ड्रग, फ्री फॉर्म ऑफ द ड्रग, वो मतलब जो फ्री फॉर्म ऑफ ड्रग होती है उन्हीं का मेटाबॉलिज्म, उन्हीं का एक्सक्रीशन होता है। बाकी चाहे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड ड्रग हो या टिश्यू बाइंड ड्रग हो, उनका कोई भी मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रीशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
22 में। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या है, व्हाट इज द फीचर ऑफ मार्क्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन होता क्या, थोड़ा सा हम लोग इसको इस फिनोमेना को समझ लेते हैं। जब हम क्या करेंगे, कोई हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो होती है उसको हम देंगे आईवी या इनहेलेशनल रूट से, तो सबसे पहले क्या होगी कि वो जो हमारा हाईली परफ्यूज टिश्यूज है जैसे लीवर, ब्रेन, हार्ट, उसमें बहुत दूर से बहुत फास्टली जाएंगी। फिर उसके बाद क्या होगा, लेकिन फिर वो लेस, जैसे देखा हमने ड्रग दिया, ठीक है, जो इसका क्या है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है, ठीक है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हमने दी, वो क्या होगा कि जो हमारा हाई परफ्यूज ऑर्गन है, जैसे कि हमारा ब्रेन हो गया, ठीक है, हार्ट हो गया, ठीक है, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, और हमारा किडनी हो गया, इनमें बहुत तेजी से जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि थोड़े उसके बाद वो क्या होगा कि वो जो हमारा लेस परफ्यूज्ड ड्रग्स हैं फिर उसमें भी ट्रैप वो ट्रांसमिट होगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, रीडिस्ट्रीब्यूशन। और इसकी वजह से क्या होगा, जो उसका एक्शन है वो टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है, व्हाट इज द फीचर ऑफ मार्क्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, जो ड्रग है वो हाईली लिपिड सॉल्युबल होनी चाहिए। समझ गए बात को, इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे हमारा एक आईवी एनेस्थेटिक है थियोपेंटल सोडियम, वो क्या करता है, वो एनेस्थीसिया हमारा 10 to 20 सेकंड में ही शो कर देता है, बट फिर क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद 5 से 10 मिनट बाद उसका इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। क्या है इफेक्ट, तो सबसे पहले 10 to 20 सेकंड में फटाफट वो किया, फिर 5 से 10 मिनट के अंदर ही उसका क्या हो जाता है, इफेक्ट जो होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि बाकी ड्रग जो होगी वो डिस्ट्रीब्यूशन में चली गई। कौन सी ड्रग है, वो थियोपेंटल, जो हमारा थियोपेंटल सोडियम, जो हम एनेस्थीसिया के रूप में यूज किया जाता है। समझ गए बात हो। फिर वॉट टर्मिनेट द एक्शन ऑफ हाईली लिपिड ड्रग सॉल्युबल। सिंपल सी बात है, सेम वही क्वेश्चन है कि अगर हम हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग देंगे आईवी इंजेक्शन से, तो उसके एक्शन को कौन सा फैक्टर टर्मिनेट करता है, कौन सा फैक्टर वो टर्मिनेट करता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन से वो टर्मिनेट हो जाता है। रीजन मैंने बता दिया कि रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है। समझ के बात को, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर कैसे बनता है, ठीक है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द ब्लड ब्रेन बैरियर। फटाफट से आप लोग आंसर बताओ, तब तक मैं 1 मिनट पानी पी लेता। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर में क्या क्या चीजें होती हैं, पी ग्लाइकोप्रोटीन इफ्लक्स कैरियर्स होते हैं, टाइड जंक्शन होता है एंजाइम्स इन कैपिलरी वॉल्स होते हैं, ऑल ऑफ द अबव हो गया, ठीक है, सारी चीजें ब्लड ब्रेन बैरियर में देखने को मिलती है, ठीक है, समझ के बात को। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द ब्लड ब्रेन बैरियर। अब ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में कौन सी चीज जो है वो सही नहीं है। It allows passes of the lipid soluble drug. It limits entry of the highly ionized drugs. It regulates the passes from brain to blood, or it is constituted by the tight junction between the endothelial cells. अब देखो, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को ही पास देता है ये, ठीक है, एक मिनट, हाँ इधर आ जाओ, ठीक है, ये क्या करता है, केवल लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को ही पासेस देता है। लिमिट द एंट्री ऑफ हाईली आयनाइज्ड ड्रग, हाईली आयनाइज्ड ड्रग की एंट्री को लिमिट करता है, सही बात। इट रेगुलेट द पासेस ऑफ फ्रॉम ब्रेन टू ब्लड, नो, ब्लड टू ब्रेन हो सकता है, ब्रेन टू ब्लड नहीं होगा। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द टाइड जंक्शन। हाँ, तो ये हमें क्या पूछा, नॉट पूछा था ना, नॉट भाई साहब को ध्यान में रखना है, नहीं तो ये भाई साहब नॉट लगा देंगे तुम्हारे सेक्शन के आगे, नॉट लगा देंगे ये, तो इनको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। इसी से हमने क्या किया, अभी आज का हाफ पोर्शन हमने कवर कर लिया। कैसा लग रहा है सेशन, फटाफट से चैट बॉक्स में लिखो। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने 1-2 दोस्त को शेयर करके बुला के ले आओ कि अच्छा सेशन चल रहा है, आ जाओ, मजे करेंगे, टाइम पास करेंगे। ऐसे देखो यार, इसमें क्या है ना कि ये सारे ऐसा सेशन है जिसको तुम ऐसे चलते फिरते घूमते टहलते देख सकते हो। 2x स्पीड पे बाद में देख डालना, अगर जो रिकॉर्डिंग देख रहा है 2x की स्पीड पे देखो भाई, टाइम बचाओ अपना, ठीक है। बट देखो, आपके पूरे एक माइंड से घूम के जाना चाहिए ये, आप देखो, बट 2x पे देखो, कैसे भी देखो, बट देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रू अबाउट द वीकली एसिडिक ड्रग। वीकली एसिडिक ड्रग के बारे में क्या ट्रू है, बाउंड प्राइमरी टू द अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, नो। हमारे जो वीकली एसिडिक ड्रग है वो क्या है, एल्ब्यूमिन से बाइंड करते हैं। एक्सक्रीटेड फास्टर इन एल्कलाइन यूरिन, सही बात है, अभी हमने बात की है पीछे क्वेश्चंस में, इसके बारे में बात हुई। हाईली आयनाइज्ड गैस्ट्रिक जूस, नो। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, वो एसिडिक पीएच है, अनआयनाइज्ड रहेगा। डू नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, नो, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द ट्रू ही पूछा था ना, हाँ ट्रू पूछा था, तो बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये इसका बात आ दिया, एसिडिक पॉइजनिंग, बेसिक पॉइजनिंग की बात हमने कर ली है, अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट इज द ट्रू अबाउट द हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। सिंपल सी बात है, हमने इसके बारे में बात की, हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में क्या होगा, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लगता है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को घटाएगा, नहीं, घटा देता है। ये फैसिलिटेट द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नहीं है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड रहेगा वो फिल्ट्रेशन में क्यों जाएगी। मिनिमाइज द ड्रग इंटरेक्शन, ये भी नहीं है, जितना बाइंड रहेगी तो ड्रग इंटरेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। जनरली मेक द ड्रग लॉन्ग एक्टिव, सही बात है, जितना ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग रहेगी ड्रग उतना ज़्यादा टाइम तक बॉडी में रिटेन रहेगी, उतना ज़्यादा लॉन्ग एक्टिव।
ये चीज़ें हमने देख ली है, सारी चीज़ें आप एक बार फिर से गो थ्रू कर लेना। चलो आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। व्हाट इज द ट्रू अबाउट द प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग? सिंपल सी बात है, प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड के बारे में क्या ट्रू है? कंट्रीब्यूट टू द रिस्पॉन्स, नहीं, रिस्पॉन्स में कंट्रीब्यूट नहीं करता, रिस्पॉन्स में केवल फ्री ड्रग कंट्रीब्यूट करती है। रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द टोटल ड्रग क्लियर्स, ठीक है, ये भी नहीं है। रिमेन द कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिसीज स्टेट, नहीं, ये सारी चीज़ें उस पर वो क्या होता है, चेंज होता है। नॉट अवेलेबल फॉर मेटाबॉलिज्म अनलेस एक्सट्रैक्टेड बाय द लीवर, सही बात है, ये मेटाबॉलिज्म के लिए अवेलेबल नहीं होती जब तक लीवर के द्वारा एक्सट्रैक्ट ना किया जाए, ठीक है, इसलिए वो इनएक्टिव रहती है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 28, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हम क्या करते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द बायो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब मेटाबॉलिज्म का जो प्राइमरी गोल है वो क्या होता है? सबसे पहला है कि एक्टिवेट द ड्रग, नहीं, एक्टिवेट तो हो जाता, प्राइमरी गोल पूछा ना, एक्टिवेट भी करता है वो, इनएक्टिवेट भी करता है, बट प्राइमरी जो गोल है वो क्या गोल है, कन्वर्ट द लिपिड सॉल्युबल ड्रग टू द नॉन लिपिड सॉल्युबल मेटाबॉलिट्स, ये इसका प्राइमरी गोल है। क्या चीज़ है, देखो यहाँ पे क्या काम है, ये लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग है वो क्या करता है, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है, एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाता है। सेम जो अनआयनाइज्ड कंपाउंड है उसको आयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाता है। ये ड्रग मेटाबॉलिज्म का एक है, समझ गए बात? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट? अब प्रोडक्ट से आपको याद हो गया, जब मैंने लेक्चर लिया था तो मैंने वहाँ पे दो टेबल बनाई थी, दो टेबल में बनाई थी, वहाँ से एक एक्टिव टू इनएक्टिव कन्वर्जन बताया था और एक इनएक्टिव प्रोडक्ट टू एक्टिव कन्वर्जन बताया था। उस प्रोडक्ट की टेबल में मैंने सारी चीज़ें बताई थी, आप डायरेक्ट वो टेबल ही देख लेंगे, बट यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा इनैलाप्रिल है वो प्रोडक्ट है, उसका एक्टिव फॉर्म क्या होता है, इनैलाफ्रिलेट होता है, हम यहाँ पे टेबल में देखेंगे। लीवोडोपा क्या होता है, एक्टिव फॉर्म डोपामिन, इनैलाप्रिल का इनैलाप्रिलेट, ये क्वेश्चन में था। अल्फा मिथाइल डोपा का अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन, इसके बारे में भी हमने बात की थी, इसको स्यूडो न्यूरोट्रांसमीटर क्यों बोलते हैं, इसके बारे में हमने बात की थी, किसमें, अभी जब हम कार्डियोवैस्कुलर में बात कर रहे थे तो अल्फा मिथाइल डोपा की बात हुई थी एंटी हाइपरटेंसिव में। डिपिवेफ्रिन की बात होती है, उसको एपिनेफ्रिन बोलते हैं। प्रोवानिल को साइक्लोवानिल का कन्वर्जन होता है, सॉरी, इसका प्रेडनिसोन का जो एक्टिव फॉर्म होता है प्रेडनिसोलोन होता है। क्लोपिडोग्रिल जो है वो अपने थियोल मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है। बिकम्पेसिलिन जो है वो एम्पिसिलिन में कन्वर्ट हो जाती है। सल्फासेलाजिन जो है वो 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। एसाइक्लोविर जो है वो एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। और जो फ्लोरोयूरासिल है वो फ्लोरोयूरिडिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारा प्रोडक्ट का फॉर्म है, उसको आप लोग याद रख लो, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन आएगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर प्रोडक्ट क्या है, पता होना चाहिए, नहीं पता है तो क्वेश्चन लेके आए हो ना, क्वेश्चन से आपको पता चलेगा। देखो जो कॉन्सेप्ट नहीं पता है बेसिक, सारी चीज़ें इससे पता चल जाएंगी। What is a product? A prototype member of the drug class, a oldest member of the drug class, a inactive drug transformed into an active metabolite, a drug stored in a tissue एंड ग्रेजुअली रिलीज, नो। अभी हमने देखा प्रोडक्ट का एक्टिव मेटाबोलाइट बन रहा था, तो प्रोडक्ट क्या है, एन इनएक्टिव ड्रग ट्रांसफॉर्म टू एन एक्टिव मेटाबोलाइट। एक इनएक्टिव ड्रग है जो एक एक्टिव मेटाबोलाइट में ट्रांसफॉर्म होता है, वो है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट विच साइटोक्रोम P450 एंजाइम, कौन सा ऐसा साइटोक्रोम P450 एंजाइम है जो मेटाबोलाइज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द, तो इसमें हमने एक ही ड्रग की बात की थी, CYP3A4, जो कि क्या करता है, हमारा मोर देन 50% ऑफ द ड्रग को मेटाबोलाइज करता है। कौन सा, CYP3A4 एंजाइम जो है हमारा। अब यहाँ पे देखो CYP3A4, अब यहाँ पे क्या है, CYP3A4 जो है ये पूरा का पूरा हर एक वर्ड की इसमें मीनिंग है। क्या मीनिंग है, जो आपका CY है ये आपको डिनोट कर रहा है किसको, साइटोक्रोम को, और P जो है वो डिनोट कर रहा है P450 को। P450 का मतलब क्या है कि P मत, और जो P किसको डिनोट कर रहा है, P450 को। अब इस P में भी क्या है, P का मतलब होता है पिगमेंट, और 450 का मतलब क्या है कि ये 450 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। 3 का मतलब यहाँ पे जो है, 3 का मतलब होता है फैमिली, A का मतलब होता है जीन, और 4 का मतलब होता है जीन नंबर, ठीक है। अब ये यहाँ पे 50% है, कहीं कहीं एक आध क्वेश्चन में शायद प्रीवियस ईयर के किसी क्वेश्चन में वो 60% दे दिया था, तो वो भी करेक्ट है। तो मैक्सिमम मेजोरिटी ये मेटाबोलाइट कर देता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द CYP2D6, एक एंजाइम है हमारा CYP2D6, उसके बारे में कुछ क्या ट्रू नहीं है। जनरेट द हेपेटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द पैरासीटामोल, इन्वॉल्व इन द डीमेथाइलेशन ऑफ द कोडिन, ये तो सही है। रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर हाइड्रोक्सिलेशन कैपेसिटी, ये भी सही है। इनहिबिटेड बाय द क्विनिडीन, ये भी सही है। अब जनरेट द हेपेटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द पैरासीटामोल, नहीं, ये नहीं जनरेट करता। कौन जनरेट करता है हेपेटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट्स, और कौन सा उसका हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट्स होता है, ये आप चैट बॉक्स में बताओगे कि कौन सा मेटाबोलाइट होता है जो हिपैटोटॉक्सिक होता है पैरासीटामोल को, और कौन सा एंजाइम जो है वो उसको जनरेट करता है। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप चैट बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताओगे। सारे क्वेश्चन जितने मैं बोलता जा रहा हूँ सबके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, समझ गए बात को, सबको चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉन्जुगेशन रिएक्शन ऑफ द ड्रग्स। अगर आपने लेक्चर लिया होगा मेरा
एक फ्लो चार्ट बताया था मैंने, फेज 1 फेज 2 कॉन्जुगेशन नॉन कॉन्जुगेशन माइक्रोसोमल नॉन माइक्रोसोमल सब बता दिया था उसमें। तो सबसे जो कॉमन कॉन्जुगेशन रिएक्शन होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारे पास वेट अ मिनट, ग्लूकोरोनिडेशन जो होता है वो सबसे कॉमन हमारा कॉन्जुगेशन रिएक्शन होता है। इसके लिए एक चार्ट था ये, मेटाबॉलिक रिएक्शन फेज 1 फेज 2। फेज 1 में क्या होता है, बोथ माइक्रोसोमल एज वेल एज नॉन माइक्रोसोमल होते हैं। इसका है ट्रिक है हमारे पास ऑर्चर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सी से साइक्लाइजेशन, एस से हाइड्रोलिसिस, फिर ए से एल्काइलेशन, डी से डी एल्काइलेशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या बोलते हैं, फेज 2 में माइक्रोसोमल नॉन माइक्रोसोमल। माइक्रोसोमल में क्या होता है कि माइक्रोसोमल में एक होता है ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन, इसी को हम ग्लूकोरोनिडेशन भी बोलते हैं। ये मोस्ट कॉमन फेज 2 रिएक्शन भी है। फिर विच ऑफ द नॉन माइक्रोसोमल की बात करें तो हमारे पास ग्लूटाथियोन हो गया ना, ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फेशन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन था मोस्ट कॉमन कॉन्जुगेशन रिएक्शन, और फेज 2 रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन रिएक्शन फेज 2 को बोलते हैं। और फेज 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन, नॉन कॉन्जुगेटेड रिएक्शन या नॉन सिंथेटिक रिएक्शन किसको बोलते हैं, फेज हम किसको 1 को बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कॉन्जुगेशन रिएक्शन बोलते हैं, नॉन फंक्शनल रिएक्शन बोलते हैं, सिंथेटिक रिएक्शन भी बोलते हैं, किसको, फेज 2 रिएक्शंस को। देखिए कुछ अलग अलग नाम से कभी कभी ऐसे नाम घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको चीज़ें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकती है, बट आप उसको ध्यान में रखना। चलो, व्हाट कैन माइक्रोसोमल इंडक्शन कॉज। अब देखो माइक्रोसोमल इंडक्शन में क्या होता है, एंजाइम इंड्यूस कर रहा है। एंजाइम इंड्यूस करने का मतलब क्या है कि एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया। अब जब एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया तो क्या देखने को मिला, उससे हमें क्या होता है कि उसकी जो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा ड्रग का, और जब ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो हमें उसकी डोज जो है वो हाई देनी पड़ेगी। तो जब हाई डोज देनी पड़ रही है मतलब उसका मतलब ड्रग का क्या हो गया है, उसका मतलब ड्रग का हो गया है टॉलरेंस। तो ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब ऐसे कौन कौन से एंजाइम इंड्यूसर हैं उसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई क्या, G2P2RS सेल्फोन। जी से ग्लिसोफुलविन, दूसरे जी से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, पी से फेनेटोइन, दूसरे पी से फिनाइल ब्यूटाजोन, आर से रिफाम्पिसिन, एस से स्मोकिंग, सेल से कार्बामाजेपिन क्लोरल हाइड्रेट और फोन से फिनोबार्बिटोल। आप इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हो, ठीक है। अभी एक एंजाइम की बात हुई थी, कहाँ गया लास्ट क्वेश्चन, कहाँ था, हाँ इस क्वेश्चन में था CYP2D6। इसके बारे में एक बात याद आ गई अभी दिमाग में क्लिक की, मैं आपको बता देता हूँ। ये ऐसा एंजाइम है जो क्या शो करता है, पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, ठीक है। तो अभी कभी अगर इसके बारे में प्रॉपर्टी आ जाए तो ये ऐसा एंजाइम है जो क्या शो कर सकता है, जो पॉलीमॉर्फिज्म शो कर सकता है। इसको ध्यान में रखना, चलो ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन 35 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करें, विच ड्रग मेटाबोलाइज एंजाइम इज द रिएक्शन इज इंटायरली नॉन माइक्रोसोमल। अभी पीछे वाले चार्ट में देखा कौन सा था, वो एसिटाइलेशन था, ठीक है। एसिटाइलेशन इज अ इंटायरली नॉन माइक्रोसोमल, ठीक है। अभी जो मैंने फ्लो चार्ट बताया उसी में था, तो आप उसको यहाँ से ध्यान में रखो। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ड्रग अंडरगोज द एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ऐसी कौन सी ड्रग है जो हाईली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करती है, एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करती है, कौन सी ड्रग है। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए एक ट्रिक बताई थी मैंने, आपको याद होनी चाहिए। पहले ड्रग का आंसर बता दूं, प्रोप्रेनालॉल। और ट्रिक क्या थी, नाइट्रेट्स हैव वेरी लार्ज प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। क्या ट्रिक थी, नाइट्रेट्स हैव वेरी लार्ज प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, ठीक है। क्या होता है, नाइट्रेट से हमारे पास हो गई नाइट्रेट जो नाइट्रोग्लिसरीन हो गई, हैव से हाइड्रोकॉर्टिसोन, ए से एमिट्रिप्टिलिन, वेरी से वेरापामिल, लार से लिग्नोकेन, प्री से प्रोप्रेनॉल। प्रोप्रेनॉल हमारा क्वेश्चन में था, प्रोपोक्सिकेन, सिस्टमिक से सॉल्ब्यूटामोल, मेटाबॉलिज्म से मॉर्फिन, मेथाइल टेस्टोस्टेरोन। देखो आप एक सेपरेट कॉपी बना लो, जितने ट्रिक्स और ये निमोनिक्स मैं बताता जा रहा हूँ ना, इसको एक सेपरेट कॉपी में आप नोट करते जाओ और उसको आप रिवाइज करते जाओगे। उसी कॉपी में आप क्लासिफिकेशन भी लिखते जाओ, रिवाइज करते हुए, जैसे ट्रिक से क्लासिफिकेशन लिखते जाओ। और जैसे जैसे डेली का 10 मिनट लगेगा आपको, एक बार ट्राई करो कि 10 से 15 मिनट में एक बार कॉपी, वो बस आपको पढ़नी है, याद नहीं करना है आपको। डेली 10 मिनट में एक बार वो कॉपी पढ़नी है बस। इससे क्या होगा ना कि वो चीज़ें आपके दिमाग में फीड हो जाएंगी और वो आप भूलोगे नहीं जल्दी, ठीक। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। क्या है, व्हाट इज ट्रू अबाउट द ड्रग विथ हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अगर जो ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा शो कर रही है तो क्या कंडीशन होगी, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स नहीं है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहाँ दिए सकते हैं, आर कंट्रा इंडिकेटेड इन लीवर डिसीज नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आर एक्सट्रीटेड इन प्राइमरी बाइल, नो। हैव लो ओवर बायो अवेलेबिलिटी, सही बात है। अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो कर रही है तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। इसीलिए तो हम दूसरे रूट्स देते हैं, क्यों दूसरे रूट्स देते हैं, ताकि उसकी बायो अवेलेबिलिटी को इनहेंस कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या अगर है, व्हाट अफेक्ट द ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन जो होता है वो उसको क्या अफेक्ट करता है, लिपिड सॉल्युबिलिटी नहीं, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अफेक्ट करती है, क्योंकि जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड रहेगी ड्रग रहेगी वो हमारा नहीं आएगा। और डिग्री ऑफ एनाइजेशन, हाँ सही है, नहीं अफेक्ट करता ये भी। और हमारा रेट ऑफ ट्यूबलर सिक्रेशन इसका भी कोई वो नहीं। अब यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अफेक्ट करेगी। अब यहाँ पे ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन की बात आई है तो एक वर्ड आता है ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। अब GFR को मेजर किससे करते हैं, दो चीज़ों से मेजर करते हैं। GFR का जो रेट है, GFR का रेट किससे मेजर किया जाता है, एक तो पहले हम मेजर करते हैं क्रिएटिनिन क्लियरेंस से,
ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई, इसको हल्के में नहीं है ना। एक हम क्रिएटिनिन क्लियरेंस से मेजर करते हैं और दूसरा हम लोग इनुलिन से भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन है, इनुलिन से भी मेजर कर सकते हैं। तो ये दोनों क्रिएटिनिन और इनुलिन ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, किसको मेजर करने में, हम जीएफआर के मेजरमेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की बात हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके अकाउंट में अभी के अभी 5 लाख रुपए क्रेडिट हो जाएंगे। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, चैट बॉक्स में जिसका पहला आया 5 लाख है, अगर आंसर सही हुआ तो चैट बॉक्स में क्यूआर भेज देना, अभी डालता हूँ तुरंत ऑन द स्पॉट। चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इफ अ ड्रग अंडरगोज नेट ट्यूबुलर सिक्रेशन। और यहाँ पे किसी का आंसर सही नहीं हुआ है तो हमारे 5 लाख बच गए। अब तुम सब 5-5 लाख डाल दो फटाफट से। डाल रहे हो? नहीं डालोगे, कोई बात नहीं, जाने दो, यही सब है, तुम पूरा नहीं करते चीज़ों को। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ढंग से पढ़ो 40 क्वेश्चन हमको। व्हाट हैपेंस इफ अ ड्रग अंडरगोज नेट ट्यूबुलर सिक्रेशन। अगर ड्रग जो है नेट ट्यूबुलर सिक्रेशन में जा रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा? उसका जो रेनल क्लियरेंस होता है ऐसे कंडीशन में हमेशा जीएफआर से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसका जो रेनल क्लियरेंस होता है वो हमेशा जीएफआर से ज़्यादा होता है। ये ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन, थोड़ा सा एक क्लिनिकल एस्पेक्ट के साथ क्वेश्चन आ गया। क्या है, व्हाई इज अ पेनिसिलिन जी हैव हाफ लाइफ लॉन्गर इन न्यूबॉर्न्स। न्यूबॉर्न्स में हमारे पास पेनिसिलिन जी की हाफ लाइफ ज़्यादा क्यों होती है? क्यों? देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि ये हाफ लाइफ पेनिसिलिन जी का जो हमारा एक तरह का वो जो होता है पेनिसिलिन जी का एक्सक्रीशन से लेके पूरा मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होता है वो किससे होता है? वो ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट से होता है, ठीक है। ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट्स के थ्रू होता है। और जो हमारे न्यू बॉर्न्स होते हैं उसमें जो ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट्स होता है वो पुअरली डेवलप होता है। तो इस वजह से जो पेनिसिलिन जी का हाफ लाइफ है वो हमारे पास किस में होता है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, किसमें? न्यूरली बॉन्स में। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट, बिकॉज द ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म आर नॉट वेल डेवलप्ड इन द न्यूली बॉर्न्स बेबीज। ओके चलो क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 42। व्हाट इज द रेनल क्लियरेंस ऑफ अ ड्रग एक्सक्रीटेड एट 10 mg/h विद अ प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द 5 mg/l। अब रेनल क्लियरेंस का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप तुरंत इसको कर दोगे, ठीक है। रेनल क्लियरेंस इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सक्रीशन रेट। रेनल क्लियरेंस इज इक्वल टू एक्सक्रीशन रेट अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है। रेनल क्लियरेंस इज इक्वल टू एक्सक्रीशन रेट अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। एक्सक्रीशन रेट क्या है? एक्सक्रीशन रेट है हमारा 10 mg/h अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमारा क्या है? 5 mg/L, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा mg से mg कैंसिल हो जाएगा, 5 और 2 का था तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 लीटर पर हो जाएगा। 2 लीटर पर आवर का ऑप्शन क्या है? 2 लीटर पर आवर ऑप्शन हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट। समझ लो बात को, सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 लीटर पर आवर फॉर्मूला याद है, आप लगाओ फटाफट से लिख डालो। ये सारे फॉर्मूले भाई लिख लो, 1-2 पेज में एक कॉपी बना लो, लिख लो, बहुत याद हेल्प होगी। जो चीज़ें बता रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ें ना करते जाओगे ना, एग्जाम वाले दिन याद करोगे कि सर की क्या बात बताई थी। और नहीं करोगे तो भी याद करोगे कि काश कर लेता, ठीक है। विच इज अ डेराइव्ड फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, ठीक है। डेराइव्ड फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर कौन सा है? बायो अवेलेबिलिटी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियरेंस। ये तीनों फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर डेराइव नहीं किया था। जो हमारी प्लाज्मा हाफ लाइफ है वो डेराइव होती है किसके द्वारा? वो क्लियरेंस एंड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के कॉम्बिनेशन से डेराइव की जाती है। इसलिए जो डेराइव्ड फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स है उसको हम कंसीडर किसको करते हैं? प्लाज्मा हाफ लाइफ को, ठीक। चलो व्हाट इज ट्रू अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन। फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन के लिए कौन सी बात जो है वो ट्रू है? फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन में कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम, नहीं, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग नहीं, वो होता है कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग जाता है। कांस्टेंट अमाउंट हमारा जाता है जीरो ऑर्डर में, ठीक है। कांस्टेंट अमाउंट हमारा किस में जाता है? कांस्टेंट अमाउंट जाता है जीरो ऑर्डर में। क्लियरेंस रिमेन्स कांस्टेंट, क्लियरेंस, हाँ इसका क्लियरेंस होता है कांस्टेंट, जो हमारा जीरो ऑर्डर होता है उसका क्लियरेंस नहीं कांस्टेंट होता है। एलिमिनेशन हाफ लाइफ इंक्रीजेस विद डोज, नो, हाफ लाइफ कांस्टेंट रहता है। हमारा जीरो ऑर्डर का जो है वो डोज पे डिपेंड करता है। ड्रग इज कंप्लीटली एलिमिनेटेड इन 2 हाफ लाइफ, नो नॉट पॉसिबल। पॉसिबल तो नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके अब देखो यहाँ पे जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के बीच में थोड़ा सा कुछ डिफरेंसेस है, इसको ध्यान रख लो। कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। हमारा जीरो ऑर्डर में क्या होता है? जो कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग जाता है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर में कांस्टेंट अमाउंट ऑफ द ड्रग जाता है, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम 100 mg इसको मैंने क्लास में भी बताया था, एक बार फिर समझ लो। जैसे हमने एक 100 mg ड्रग ले लिया, ठीक है। एक हमने 100 mg ड्रग लिया, एक कंडीशन इधर, एक कंडीशन हमने इधर ले लिया, ठीक है। अब हमारा जो जीरो ऑर्डर में क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है? कांस्टेंट फ्रैक्शन जाता है। कांस्टेंट फ्रैक्शन मतलब हम मान लें कि 50% जा रहा है, तो ये 50 mg होगी, ठीक है। एक हार में 50 mg होगी। फिर नेक्स्ट 2 आर में क्या हो जाएगा? नेक्स्ट 2 आर में ये हो जाएगा कितना? 25 mg, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आर में हमारे 12.5 mg होगा। ऐसे क्योंकि हर में 50% का, इसमें कितना हो रहा है? 50% गया, ठीक है। यहाँ पे कितना गया? यहाँ भी हमारा 50% गया। जबकि हमारा अगर हम
जीरो ऑर्डर की बात करेंगे तो जीरो ऑर्डर में क्या होता है, एक कांस्टेंट अमाउंट जाता है। हम समझ लो मान लो 20 mg जा रहा है तो 80 mg जाएगा, फिर अगली बार कितना जाएगा, फिर अगली वो 60 mg हो जाएगा, फिर अगला कितना हो जाएगा, वो 40 mg हो जाएगा। उसको नहीं मतलब है कि तुम्हारे पास कितना है, इसमें मतलब है, इसमें अगर 100 है तो 50 जा रहा है, अगर यहाँ पे 80 होता तो यहाँ पे 40 mg जाता, ठीक है, अगर यहाँ पे 70 होता तो 35 जाता। बट यहाँ पे अगर 100 है तो भी 20 mg जाएगा, यहाँ पे 50 होता तो भी 20 mg जाता, यहाँ पे 40 होता तो भी 20 mg जाता। मतलब जो जीरो ऑर्डर है उसको तुम्हारे कंसंट्रेशन से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग जा रहा है। जबकि फर्स्ट ऑर्डर जो है उसके कॉन्सेंट्रेशन से फर्क पड़ता है, वो हमारा, क्योंकि उसमें हमारा कॉन्स्टेंट फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग जा रहा है। ठीक, रेट ऑफ एलिमिनेशन इज प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन, रेट ऑफ एलिमिनेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। क्लियरेंस रिमेंस कांस्टेंट, इसमें क्लियरेंस इज मोर एट लो कंसंट्रेशन एंड लेस एट हाई कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ कांस्टेंट रहती है, इसकी हाफ लाइफ वही है, लेस एट लो कंसंट्रेशन एंड मोर एट हाई कंसंट्रेशन। और ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स करती है, और वेरी फ्यू ड्रग ऐसी है जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। उसके लिए हमने एक ट्रिक याद की थी, जीरो वॉट पावर। जीरो से हमने की थी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, वॉट में हमने डब्ल्यू से वॉरफेरिन था, ए से अल्कोहल था या एस्पिरिन था, थी से थियोफाइलिन था, टी से ट्रोलब्यूटामाइड और पावर से फिनेटोइन। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, व्हाट इज द मेंटेनेंस डोज ऑफ द डोज रेट प्रोपोर्शनल टू। मेंटेनेंस डोज किस पे डिपेंड करती है, तो हमने बात करी थी जो मेंटेनेंस डोज थी वो हमारी डिपेंड करती थी क्लियरेंस पे, और जबकि हमारी जो लो मेंटेनेंस डोज हमारी किस पे डिपेंड करती थी, क्लियरेंस पे, और जो हमारी लोडिंग डोज थी वो डिपेंड करती थी किस पे, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक है, तो मेंटेनेंस डोज हमारी जो डिपेंड करेगी वो टोटल बॉडी क्लियरेंस पे डिपेंड करेगी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, मेंटेनेंस डोज क्या होती है, डोज गिवन टू मेंटेन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए जो डोज देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मेंटेनेंस डोज। इसमें जो हमारी डोज होती है वो लोडिंग डोज से कम होती है। अब मेंटेनेंस डोज डिपेंड करती है किसमें, क्लियरेंस या टी हाफ पे डिपेंड करती है। What happens if the dose rate is doubled by CRS constant। अगर हम जो रेट रोज जो डोज का रेट है उसको डबल कर दें और क्लियरेंस जो है वो कांस्टेंट रहे, मतलब हम बॉडी में डोज डबल डाल रहे हैं और जो उसका इलिमिनेशन है वो कांस्टेंट रहेगा, तो उसका जो हमारे पास स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन क्या है। देखो अगर मान लो नॉर्मल ए ड्रग आ रही थी, मतलब एक्स अमाउंट ऑफ ड्रग आ रही थी हमारे, इरेज कर दो, ठीक है, एक इरेज और, ठीक है। चलो, अगर हमारे पास देखो एक्स अमाउंट ऑफ ड्रग आ रही थी बॉडी में, इन हो रही है, और एक्स अमाउंट ऑफ ड्रग ही बॉडी से बाहर जा रही है, तो ये बैलेंस मेंटेन था। फिर क्या हुआ कि हमने जो इसको था इसको 2x ही रखा, और ये इसको x ही रखा, इसको 2x कर दिया, इसको x ही रखा, मतलब हमारी ड्रग डबल आ रही बट जाओ वो सेम अमाउंट रही। तो जो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, सेम है भाई। जब एलिमिनेशन कम हो रहा है तो जो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है कि स्टेडी स्टेट को अचीव करने के लिए कितनी हाफ लाइफ लगती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में। तो हमने बताया था कि स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जो हमारी प्लेटो स्टेज होती है उसको अटेंड करने के लिए हमें 4 to 5 हाफ लाइफ की जरूरत होती है। जो यहाँ पे देखो आप, जैसे ये हुआ फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ, अब यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ हाफ लाइफ तक में हमारा ये जो प्लेटो स्टेज है वो बन गया। उसके बाद वो कंटिन्यू चलता जाएगा। तो जो इनिशियल वो अटेंड करने के लिए कितनी हाफ लाइफ की जरूरत होती है, 4 to 5 हाफ लाइफ की जरूरत हमें होती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट गवर्न्स द लोडिंग डोज ऑफ द ड्रग। अभी मैंने बताया कि लोडिंग डोज जो है वो हमारे किस पे डिपेंड करती है, वो हमारी डिपेंड करती है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक, लोडिंग डोज डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाई इज द मॉनिटरिंग ब्लड लेवल ऑफ द डायूरेटिक्स नॉट प्रैक्टिस्ड। मतलब क्या, सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि जो डायूरेटिक्स का हम जो है वो मॉनिटरिंग क्यों नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है, कोई मतलब इसका सिंपल सी बात है कि जो इसकी जो हमारा वो है, इसका जो इफेक्ट है उसको हम बहुत इजीली मेजर कर सकते हैं, इसीलिए इसके हम उसको मॉनिटरिंग ब्लड लेवल को मॉनिटर नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द प्लाज्मा प्रोटीन मॉनिटरिंग विल बी देन। प्लाज्मा प्रोटीन जो ड्रग है उसकी मॉनिटरिंग हम कब करेंगे। ठीक है, मतलब थेरेप्टिक ड्रग मॉनिटरिंग कब होता है, वन मॉनिटरिंग कब जरूरत होती है। तो देखो थेरेप्टिक ड्रग मॉनिटरिंग जो होती है उसके लिए हम ऐसी ड्रग का करते हैं जिनका जो थेरेप्टिक इंडेक्स होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, नैरो थेरेप्टिक इंडेक्स होता है। तो उसके लिए एक ट्रिक है, वो आप याद वो लिख लो क्या है। तो उसके लिए हम कौन कौन सी ट्रिक का यूज करते हैं, अ ड्रग, ठीक है, प्रोसेसिंग, अ ड्रग प्रोसेसिंग वेरी लो थेरापेटिक इंडेक्स। ठीक है, अ ड्रग प्रोसेसिंग वेरी लो थेरेपेटिक इंडेक्स। इसकी जगह पे हमें अगर ऐसी कोई ड्रग आती है जिसके लिए हमें प्लाज्मा कंसंट्रेशन मॉनिटरिंग या थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। ए से एमिनोग्लाइकोसाइड्स हो गया, डी से हम ड्रग से हमारा डिजिटाइलिस हो गया, प्रोसेसिंग से हमारा फिनेटोइन आ जाएगा, वेरी से हमारा वेल्प्रोइक एसिड आ जाएगा, लो से हमारा क्या आ जाएगा, लिथियम आ जाएगा, थेरेपेटिक इंडेक्स से हमारा क्या आएगा, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, और आई से हमारा क्या आएगा, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स। अब इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स में हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स दे रहे हैं या जो भी इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करने के लिए ड्रग्स होती है उनका। अब हमने क्या दिया था, एल से क्या था, लिथियम कार्बोनेट। तो लिथियम है तो हम उसका क्या करेंगे, वहाँ पे हमारा थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग जरूरी हो जाती है इन केस ऑफ लिथियम। ठीक है,
ओके चलो, तो ये था हमारा कंप्लीट 50 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिया। कंप्लीट 50 क्वेश्चंस हमने कवर किया। इस 50 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, 200 मार्क्स में आपके कितने मार्क्स बचे, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और साथ में यहाँ पे आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, फेसबुक पे तो हम है नहीं, आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। यहाँ पे यूट्यूब का लोगो होना चाहिए, फेसबुक का लोगो आ गया, ठीक है। बाकी आप नोट्स और वेबसाइट क्विज के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो, इस सब की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ पे जाके चेक करो। और साथ साथ में क्या है कि फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है, सारे लेक्चर सारी डिटेल में कवर कराया जा रहा है, तो एक बार उसको जाके चेकआउट जरूर कर लेना। और ये सीरीज़ आपको कैसी लगी, इस सीरीज़ को हमें कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी आप मुझे बता देना। क्या चीज़ें हम और इसमें कर सकते हैं, क्या चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ें जो हम इंक्लूड कर सकते हैं, ये सारे फीडबैक आप दोगे तो विद इन 2 to 3 डेज़ मैं इन सारी चीज़ों को मॉडिफाई करके ऐड ऑन करके मैं एक कंप्लीट शेड्यूल आपके साथ शेयर कर दूँगा। बट वो तभी शेयर करूँगा कंप्लीट शेड्यूल, और सीरीज़ को हम तभी कंटिन्यू करेंगे जब आप हमें सपोर्ट करोगे। आप इस चीज़ों को दोस्तों के साथ शेयर करोगे, व्यूज़ को बढ़ाओगे, सपोर्ट करोगे, तो हम इन सारी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आपको एग्ज़ाम तक लेक्चर प्लस पीवाई प्लस लेक्चर प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यूज़ और उसके बाद रिवीजन सब कुछ कराएँगे। बट आपको सपोर्ट बना के रखना है, अपने दोस्तों के साथ चीज़ों को शेयर करना है, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे। वीडियो अगर आपने एंड तक देखा तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत सारी अच्छी चीज़ आप लेके गए हो, आप अपने नॉलेज में इन्हेंसमेंट करके गए हो, ठीक है। ऐसी चीज़ों को हम आगे लाते रहेंगे। तुम चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छा सा कमेंट करो। आज का वीडियो यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।